साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए नई सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी का दिन और आज का दिन कैसा रहेगा, विस्तार से एक एक कर सारे के सारे ट्रिगर्स हम आपके बीच में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आप जान लीजिए, क्योंकि वहां से भी भरपूर ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 17,114 के स्तर पर यहां पर ट्रेड आप देखेंगे। एक सपाट कामकाज फिलहाल देखने को मिल रहा है। जापान के बाजारों में सुस्ती दिख रही है तो डाउ फ्यूचर्स में भी गिरावट हावी है करीब 50 अंकों की। बीती रात अमेरिकी बाजार से मिले जुले संकेत आते हुए दिखे और हमने देखा नैस्डैक में करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ एक रिकॉर्ड पर क्लोजिंग दिखी, लेकिन डाउ सीमित दायरे में और साथ ही एसएनपी में सपाट कामकाज देखने को मिला। ओपेक और दूसरे उत्पादक देश धीरे धीरे कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के फैसले पर कायम है। इसके ठीक बाद कच्चे तेल की चाल पर भी असर देखने को मिला। विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही ओपेक प्लस की बैठक का क्या फैसला निकल कर आया, इसके मायने क्या हैं, सब कुछ विस्तार से दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले कच्चे तेल की चाल पर और ओपेक प्लस की मीटिंग जो हुई उसके फैसले, उसके मायने आपसे समझना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। और कोई सरप्राइज नहीं आया ओपेक की बैठक से, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस बैठक से पहले काफी सारी खबरें आ रही थी कि शायद जो जुलाई के महीनों में इन्होंने डिसाइड किया था कि हर महीने 4 लाख बैरल प्रतिदिन से उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, उस पर फिर से विचार हो सकता है, उस सीमा को फिर से बदला जा सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो 4 लाख बैरल पर डे से उत्पादन बढ़ाना है हर महीने, वो कायम है। तो अगस्त में हमने बढ़ोतरी देखी, सितंबर में भी हम बढ़ोतरी इसी के देखेंगे और आगे भी 4 लाख बैरल पर डे हर महीने आप उत्पादन बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है कि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर, फैसले को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ। जो वो सीमा थी वो कायम है। इसके अलावा उन्होंने एक दो और बड़ी चीजों का ऐलान किया है। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि जो इस समय ग्रोथ आ रही है, डिमांड आ रही है कच्चे तेल की, वो पहले के अनुमान से थोड़ा कम है। पहले उन्होंने कहा था कि 2021 में वो अनुमान लगा रहे हैं कि 60 लाख बैरल की मांग बढ़ेगी तेल के, उसके मुकाबले अब तक सिर्फ 30 लाख बैरल की मांग बढ़ती हुई दिखी है। तो वो थोड़ा अनुमान से कम है, पर वो कह रहे हैं कि ये जो मांग है ये स्टेबल रहेगी और 2022 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजाना करीब 42 लाख बैरल की मांग बढ़ सकती है आने वाले समय में। तो 2022 के लिए अनुमान अच्छा है। 2021 की अब तक की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रही है जितना शायद पहले अनुमान लगाया था, इसलिए उन्होंने उत्पादन बढ़ाने के फैसले में कोई बदलाव नहीं करा है। तो बात यही है कि जो फैसला जुलाई की बैठक में लिया गया था उसी के साथ ओपेक कायम है और हर महीने हम देखेंगे कि 4 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। और दीपांशु, फिर विदेशी बाजार के संकेत आज के लिए कैसे लग रहे हैं? ठीक ठाक संकेत है मानसी, कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आती हुई दिखी है। हम देख रहे हैं लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजारों में जो कंसोलिडेशन चल रहा है वही होते हुए दिखा। जहां तक डाउ का सवाल है, कल भी हमने देखा कि एक बहुत ही सीमित दायरे में करीब 120 पॉइंट्स की रेंज में डाउ पर ट्रेड हुआ, जहां पर 50 अंकों की हल्की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ है। तो पिछले 3 दिनों में देखें तो एक दिन 55 पॉइंट्स गिरा डाउ, फिर दूसरे दिन 40 पॉइंट्स गिरा और कल 50 पॉइंट्स गिरा है। तो कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आई है। पर हाँ, नैस्डैक और एसएनपी वहां पर हम लगातार देख रहे हैं और स्पेशली नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस वो अभी भी कायम है। एक और नया रिकॉर्ड इन दोनों इंडिसेस पर आपको लगते हुए दिखा। दूसरी बात है, स्मॉल कैप्स की आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, कल भी ये ट्रेंड बरकरार था। रसेल 2000 0.6% बढ़कर बंद हुआ। तो डाउ में थोड़ी सुस्ती है, बट बाकी के यूएस इंडिसेस में एक्शन अभी भी भरपूर बना हुआ है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये भी दायरे में है 1.3% के पास। प्राइवेट कंपनीज का जॉब्स डेटा आते हुए दिखा, जो प्राइवेट कंपनीज ने हायरिंग करी है अगस्त महीने में, और ये अनुमान से थोड़ा कम था। तो मूड का इसका भी थोड़ा असर मूड पर पड़ते हुए दिखा। बट ऑफ कोर्स बड़ा डेटा एज अ होल यूएस इकोनॉमी की अगस्त का जॉब्स का आएगा, जो कल आने वाला है, तो उस पर सबकी नजर बनी हुई है। हमने देखा एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर कल थोड़ा दबाव था, हालांकि आईटी और रियल एस्टेट इसकी आउट परफॉर्मेंस बरकरार रही। यूरोप में भी आपने मिला जुला कारोबार ही देखा, कुछ बड़ी मूव्स वहां नहीं आती हुई दिखी। सोना भी दायरे में है। डॉलर पर हमने हल्का और दबाव देखा, तो ऑलरेडी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है डॉलर, वहां से थोड़ा और दबाव कल होते हुए दिखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत और ओपेक की बैठक के फैसले हमें समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं फंड एक्शन कल के कारोबारी सत्र में क्या रहा। कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है, वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली है। आंकड़े आपके सामने रख रही हूं। कैश मार्केट में करीब 667 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है, तो वायदा बाजार में
5,977 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आती हुई देखने को मिली है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से भी 1,288 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में डीआईएस, वायदा बाजार में एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। हाँ, कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े जरूर हैं। ये आंकड़े कैसे दिख रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर बाजार पर कैसा असर पड़ेगा, साथ ही विदेशी बाजार के संकेत और वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार कैसे दिखेंगे, विस्तार से जान लेते हैं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से सर शुरुआती संकेत तो मिले जुले दिख रहे हैं, साथ ही ओपेक की बैठक के बाद हमने देखा ब्रेंट में गिरावट है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन, कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है, लेकिन वायदा बाजार में बिकवाली के आंकड़े। सर, ये तमाम संकेत और वीकली एक्सपायरी का दिन कैसे लग रहे हैं संकेत, और आज के लिए सर पहली रणनीति फिर क्या बनाएंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत अच्छे हैं। ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई खराबी नहीं है, जहां नैस्डैक और एसएनपी दोनों ने फिर से रिकॉर्ड बनाए हैं और डाउ में सुस्ती है, कोई हल्की फुल्की कमजोरी है। 25-50 पॉइंट कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन लेवल्स के आसपास, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी मेरे ख्याल से लगातार तीसरा चौथा दिन है जब भी वहां पर फिर से हाईज बने हैं, तो ये संकेत अच्छे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ के संकेत भी अच्छे ही हैं, क्योंकि कल फिर से एक लाइफ हाई दिन के दौरान बना और थोड़ी बहुत प्रॉफिट आई, तो बाजार के बढ़ने की रफ्तार ठीक है। बीच बीच में रुक कर बढ़े वो ज्यादा अच्छा है, बजाय एक तरफा बढ़ने की, क्योंकि जब एक तरफा बढ़ता है तो करेक्शन की गुंजाइश थोड़ी बढ़ जाती है। अब एक और अच्छा संकेत आज के सेशन में जो है वो ये कि कल पुट कॉल रेशियो आपका 1.66 पर था और हम यही कह रहे थे कि बाजार थोड़े ओवरबॉट हैं, इस ओवरबॉट बाजार में एक करेक्शन चाहिए, हो गया। 1.17 पर पुट कॉल रेशियो आया, हफ्ते की एक्सपायरी है, अच्छा सपोर्ट मिलेगा निचले लेवल से, ये कंफर्ट देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि चलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये 3 फैक्टर्स आपके लिए अच्छे हैं। अब आज के नेगेटिव फैक्टर है कि कल ऊपरी स्तरों पर थोड़ी एफआईसी की तरफ से बिकवाली हुई है, कैश मार्केट में नहीं, फ्यूचर्स में 873 करोड़ के इंडेक्स बेचे, तो हल्की फुल्की बिकवाली भी नहीं कहूंगा, प्रॉफिट बुकिंग कहूंगा। कैश में खरीदा है, फ्यूचर्स में बेचा है। घरेलू फंड ने थोड़ी सी बिकवाली बढ़ाई है, 1288 करोड़ के आसपास की, तो उनकी बिकवाली का दबाव हल्का सा बना है। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से और जो आज हफ्ते की एक्सपायरी, इसको देखते हुए दोनों तरफ ट्रेड के मौके बनेंगे, राइट। और निचले स्तरों पर अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम तो कल भी क्लोजिंग में जब बाजार बंद हुआ तब खरीदारी करके जाने की राय दे रहे थे। 16,925, 17,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है आज भी निफ्टी पर वीकली एक्सपायरी के दिन आसानी से नहीं टूटने वाला है, इस रेंज में खरीदारी होगी। 17,125 से 17,200 ये रेंज है ऊपर की, जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और 17,225 को पार करके निफ्टी टिका नया लाइफ हाई बनाया, तो फिर फ्रेश और बड़ी खरीदारी होगी। अब आइए बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड क्लोजिंग दिए। अब तक की बेहतरीन क्लोजिंग, मतलब लाइफ टाइम हाई से थोड़ा दूर है, लेकिन इस रनअप का सबसे बेस्ट क्लोज मिला है कल आपको 36,500 के ऊपर। सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है, 36,200, 36,350 बैंक निफ्टी पर आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपर 36,900, 37,000 जो कल के लेवल से हाई, वहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की फिर से हो सकती है। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, गिरावट में खरीदारी का मौका है। सपोर्ट रेंज में चाहे निफ्टी आए चाहे बैंक निफ्टी आए, रुकिए मत, खरीदारी करिएगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो मूड माहौल बाजार का ठीक है, सुस्त शुरुआत पे खरीदारी के मौके ढूंढे। ट्रेडिंग रेंज जहां पर 16,925 से 17,000 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। इन रेंज में खरीदारी पूरी होती हुई दिखेगी। वहीं 17,125 से 17,200 इस दायरे को ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले, और अगर 17,225 के पार फिर निफ्टी निकलता है तो फ्रेश बाइंग यहां पर जरूर देखने को मिलेगी। 36,200 से 36,350 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे। काफी ज्यादा मजबूती बैंक निफ्टी ने दिखाई है। 36,900 से 37,000 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर आप चल सकते हैं। चलिए, खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स आज के लिए कौन से अहम हैं ये जान लेते हैं वरुण से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर बैंक फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। गुड लक इंडिया वारंट कन्वर्जन करने के ऊपर बोर्ड की बैठक होने वाली है। एक्स डिविडेंड कोल इंडिया और जी एंटरटेनमेंट है, यहाँ पे नजर रखेगा। आईपीओ अपडेट, एमी ऑर्गेनिक्स पहले दिन 1.9 गुना भरा है और विजय डायग्नोस्टिक पहले दिन 0.3 गुना, यानी कि करीब 30% के आसपास भरा है। हीरो मोटोकॉर्प जो कंपनी के सेल्स नंबर्स है अनुमान से थोड़े कम है, 22% साल दर साल जो बिक्री है इस कंपनी की गिरी है। आयशा मोटर्स यहाँ भी अनुमान से कम है, 9% साल दर साल बिक्री गिरी है। करीब 45,860 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं, 48,000 के आसपास का अनुमान था। वेदांता
₹18.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। NMDC आयरन ओर के दाम जो है उसमें कल करीब 7% के आसपास की गिरावट आई। पिछले एक महीने में 24% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अप्रैल अगस्त के बीच आयरन ओर का आउटपुट जो है 44% बढ़ के 15.02 मिलियन प्रति टन रहा है। इसके अलावा स्पार्क 1800 करोड़ जुटाने के लिए यहाँ बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। महिंद्रा CI एक्सिया पार्टनर्स ने यहाँ पे 67.85 लाख शेयर्स बेचे हैं और मिंडा कॉर्प यहाँ पे सब्सिडरी स्पार्क मिंडा ग्रीन मोबिलिटी ने EVQ पॉइंट सॉल्यूशंस के साथ एक करार किया है। इसमें हिस्सेदारी जो है करीब 26% के आसपास मिंडा कॉर्प खरीदने वाली है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, खबरों वाले शेयर्स और साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। चलिए अब आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स भी जान लीजिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव का नजरिए यहां पर आप बनाकर चल सकते हैं। टाटा मोटर्स पर चॉइस ब्रोकिंग की राय है, राय खरीदारी की है। यहां पर अगर आप खरीदारी करके चल रहे हैं 313 के टारगेट्स को मानकर चले, 286 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग फेडरल बैंक और मैकडोगल होल्डिंग दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। फेडरल बैंक 86 के टारगेट, 80 का स्टॉप लॉस, तो मैकडोगल होल्डिंग पर 765 के टारगेट, 720 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। तो क्लियरली 3 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए, टाटा मोटर्स, फेडरल बैंक और मैकडोगल होल्डिंग। मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में उम्मीद जताई है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश की GDP ग्रोथ रेट 10.5% रह सकती है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। आइए देखते हैं। दूसरी तिमाही में काफी अच्छी वृद्धि दिख रही है और मेरा अनुमान है कि हमने जो बजट में जो 10.5% की वृद्धि का जो अनुमान लगाया था बजट में, उसके आसपास जो सालाना जो दर है GDP का वृद्धि दर, वो सालाना दर मेरा अनुमान है कि उसके आसपास आ जाना चाहिए। इसके अलावा आगे जो जैसे 2023 की हम बात करें तो हमारा अनुमान है कि 6.5 से 7% तक की जो वृद्धि का दर है वो दर्ज करेगी हमारी अर्थव्यवस्था। और उसके आगे यदि हम देखें तो इस दशक में चूंकि हमने इतने सारे सुधार के कदम लिए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं, उसके कारण मेरा मानना है कि 7% से ज्यादा वृद्धि दर रहेगी। तो इस दशक में भारत जो है सबसे ज्यादा वृद्धि दर दर्ज करने वाला देश रहेगा, ये मेरा विश्वास है। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के VP रिसर्च हिमांशु गुप्ता जी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, मार्केट पर आपका आउटलुक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक का आपके रिकमेंडेशन। जी मानसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि 3 दिनों की शानदार तेजी के बाद कल बाजार ने एक कंसोलिडेशन दिखाई, एक ब्रेक लिया। जो तेजी हमने आते हुए देखी थी लेकिन उसके बावजूद भी जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर काफी पॉजिटिव है। FIs की तरफ से खरीदारी लौटते हुए नजर आई है और मुझे लगता है कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन हालांकि थोड़े से हो सकता है एक रेंज बाउंड बाजार देखने को मिले, लेकिन लोअर एंड पर मुझे लगता है कि खरीदारी का ही जो व्यू है वो अभी बनाकर यहाँ पर बाजार में ट्रेड करना चाहिए। 17,050, 17,000 का जो जोन है ये एक अच्छा खरीदारी का जोन है, जिस लोअर एंड पर खरीदारी करके चले। 16,980, 950 इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में मुझे लगता है तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में 17,150, 17,200 तक के टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बैंक्स की तरफ से जो यहाँ पर अब जो पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आज भी और आने वाले दिनों में भी जारी रहता हुआ दिखेगा। 36,400 एक अच्छा बाइंग के लिए अच्छा जोन है। 36,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। आज के लिए 36,700, 36,750 जो ऊपरी रेंज है जो मुझे लगता है कि वो है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा 2-4 दिन का नजरिया है तो मेरा मानना है कि 37,500 तक के लेवल्स भी निफ्टी बैंक में आते हुए देखने को मिलेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो देखिए, ऑफ कोर्स यहाँ पर फार्मा में एक रिबाउंड देखने को मिला है, साथ ही ऑटोज में भी यहाँ पर लोअर लेवल से खरीदारी लौटने को मिली है। बैंक्स, फाइनेंशियल्स और FMCG ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर मेरा तेजी का जो है वो रुझान रहेगा। स्टील में थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वो थोड़ा सा शायद कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है चोला फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो कि लोअर लेवल से एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया है। तो चोला इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ पर 570 के आसपास का कल का क्लोज है, वहां पे खरीदारी करें। 560 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है कि यहाँ पर 600 रुपए तक के अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी मानसी।
शुक्रिया आपके रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए क्विकली कमोडिटी के मार्केट्स पर अनुज गुप्ता जी से जो हमने बातचीत की उनकी रिकमेंडेशन आपके सामने रख देते हैं। गोल्ड पर खरीदारी की राय अनुज की तरफ से आती हुई 47,400 के टारगेट्स को मानकर चले, 46,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए अब यहां पर बिकवाली की रणनीति, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट गिरावट में बिकवाली कर सकते 5,050 के लेवल्स पर अगर मिल जाए, 4,900 के टारगेट्स के लिए बिकवाली की राय, 5,100 का स्टॉप लॉस लगाएगा। और साथ ही यूएसडी INR पेयर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट यहां पर खरीदारी की राय 7450 के टारगेट्स के लिए 74 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट